बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नाहिद बेग है। आप देख रहे हैं लीगल एडवाइस और आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, इसी हफ्ते हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ सईद खोसा ने मॉडल कोर्ट्स के क़याम का जो है ऑर्डर दिया और ये मॉडल कोर्ट्स डे टू डे काम करेंगी, हर डिस्ट्रिक्ट में ये बनाई जाएगी। अब इस चीज़ का क्या ज़रूरत पड़ी थी, वो ये था कि आर्टिकल 37D के तहत जहां कहा जाता है कि आपको फौरी और सस्ता इंसाफ मिलेगा, इसी को आगे चलाने के लिए इस आर्टिकल के तहत ये बताने के लिए अवाम के इस वक्त जो पेंडिंग केसेस हैं उनको एक्सपेडिशियसली लॉजिकल एंड पे लाने के लिए ये जो है कोर्ट्स बनाई जाएंगी। और इसमें इसको कैसे चलाना है, इसकी लेआउट और इसका प्रोसीजर है, ये सारा का सारा चीफ जस्टिस साहब ने जो मीटिंग हेल्ड की थी जिसमें तमाम सूबों के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी थे, शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और साथ में सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन है, उन्होंने भी साथ में इसमें मीटिंग में शामिल थे। वो और सारों के मशावरत से जो तय पाया था वो ये था कि एक ट्रायल जो है उसका स्केड्यूल दिया जाएगा लॉयर को भी और प्रोसिक्यूटर को भी, और इसमें किसी किस्म की एडजर्नमेंट नहीं दी जाएगी। अगर लॉयर नहीं आ सकता तो वो नॉमिनेट करेगा कि उसकी जगह कौन आएगा और उस केस को जो है आगे परसू किया जाएगा। एसपी इन्वेस्टिगेशन जो उस इलाके के होंगे वो प्रोसेस सर्वर के साथ जो है इनलाइजन होंगे ताकि जो भी एविडेंसेस आनी है, जो विटनेसेस आनी है, उनको हर हाल में कोर्ट के आगे लाया जाए ताकि जो है टाइम वेस्ट ना हो। अब इसमें जो ये प्रोसीजर है ये 2 मंथ्स के अंदर अंदर जो है इसकी सारी रिपोर्टिंग जो है वो सीजेपी को भेजी जाएगी कि 2 महीने के अंदर ये जो मॉडल कोर्ट्स हैं इनकी क्या कारकर्दगी रही है, वो सारी की सारी रिपोर्ट बना के वो भेजी जाएगी और उस पर देखा जाएगा कि क्या ये पॉजिटिव स्टेप जो लिया गया है ये प्रोग्रेसिव है कि नहीं है। इसी के साथ ये भी कहा गया कि फिलहाल इस साल जो मॉडल कोर्ट्स हैं उसमें तमाम पेंडिंग जो मर्डर केसेस हैं और जो नारकोटिक्स के केसेस हैं वो सारे के सारे इधर जो है भेज दिए जाएंगे ताकि बाकी कोर्ट्स के ऊपर जो है लोड शेड कर दिया जाए। इसके साथ दूसरी जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि सुई नॉर्दर्न गैस ने जो फिलहाल एक इकदाम उठाया वो ये है कि जिनको भी एक्सेसिव बिलिंग हुई है उसको रिफंड किया जाएगा। साथ ही और भी छोटे टॉपिक्स जो बीच में साथ चलेंगे इसी से रिलेटेड होंगे, लेकिन मैं पहले अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं कि मेरे साथ जो तशरीफ़ रखते हैं इस वक्त किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बहुत ही एक्टिव, ब्रिलियंट और बड़े एनर्जेटिक जो हैं हमारे ज़फ़र कौला नूरी साहब, मेरे जो है वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेस्ट जो बहुत अच्छा एलेबोरेट करते हैं, लैम्प्स में पढ़ाते हैं, इनकी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनसे मैं भी मुस्तफ़ीद होती हूँ। जनाब ज़फ़र कौला नूरी साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, उनके साथ सज्जाद चौहान साहब तशरीफ़ रखते हैं जो कि मेरे प्रोग्राम में पहले भी आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनल और सिविल लिटिगेशन के माहिर हैं। इनसे भी गुफ्तगू इसी टॉपिक पे होगी। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी ज़फ़र साहब, आप ये बताइए कि अभी जो चीफ जस्टिस साहब ने ये ऑर्डर किया है मॉडल कोर्ट्स के क़याम का, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? थैंक यू नहीद। अभी बात हो रही है ओवरऑल रिफॉर्म सिस्टम को करने की, तो हम इन आइसोलेशन चीज़ों को नहीं देखेंगे और मैं समझता हूँ कि सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस लाने से ओवरऑल सिस्टम ठीक नहीं होगा। पहली बात तो है कि चीफ जस्टिस साहब के मैं इस इक़दाम की तो तायद करता हूँ कि इस मुल्क के अंदर तब्दीली की ज़रूरत है, लेकिन एसेंशली अभी वो सिर्फ क्रिमिनल केसेस की बात कर रहे हैं। तो आज हम सिर्फ क्रिमिनल केसेस की बात करेंगे। सिविल लिटिगेशन एक बहुत बड़ा एरिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं और बहुत से एरियाज के अंदर तो अभी बात ही नहीं हो रही। इसकी बात इस तरह से है कि हमारे मुल्क के अंदर ये जो FIR लॉज होती है वो 150 साल हो गए, ये झूठ का एक पुलंदा होती है और अब दुनिया के सिर्फ 4 ममालिक में FIR होती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और आप देखें कि मुझे और इंडिया में और किसी जगह के ऊपर FIR का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये एक दिस इज जस्ट अनदर स्टेटमेंट और हम एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस से डील कर रहे हैं। कॉमन लॉ कंट्री है, इंग्लैंड वालों से हमने ये सिस्टम लिया था, वहां पे चेंजेस आ गई, हमने चेंज नहीं की। अब जब झूठ का पुलंदा है, यू मेक श्योर कि आप लोगों को फ्रेम करते हैं और आप उसके अंदर झूठे गवाह लाके, और कहानी ही झूठी होती है इसलिए कि आपको पुलिस पर ट्रस्ट नहीं है और सच्चे गवाह के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसके लिए ऐसे हालात ही नहीं है कि वो अदालत में जाएगा, वो सच्ची गवाही देगा और वो बच जाएगा। उसको जान का भी खतरा है, दबाव भी पड़ता है और उसके लिए अदालतों में सहूलियत बिल्कुल नहीं है। अब वो जो झूठ का पुलंदा है उसके अंदर बात हम कर रहे हैं कि आप देखिए कि ये बताते हैं कि एक बंदे ने पिस्टल निकाली, वो जाके उसकी बाईं वक्खी में लगी और वो ये कहते हैं वो मुसल्ला बकसी था और उसने उसके घुटने ये कंधे के ऊपर वार किया। वो कहते हैं कि जी
इस तरह की स्टोरी होती है कि नेफे के अंदर से एक पुड़िया बरामद हुई जो कि हेरोइन थी, और पता लगा खातून को अगवा करके ले गए हैं और उसके अंदर करोला रंग की गाड़ी थी, वो गाड़ी भी कभी करोला नहीं बदली। तो मैं हैरान हूं कि क्या कैन यू सी फ्लाइंग बुलेट्स, ये तो मैट्रिक्स फिल्म में होता है या मौला जाट में होता है, तो लोग रोल प्रिस्क्राइब करते हैं, सारी की सारी गेम ही उसी के ऊपर है। अब एक बात, जैसे साहब कह रहे हैं कि सच्ची गवाही आए, पहली बात है तो फैसला तो अदालत में उसके बाद होगा ना, पहले सच्ची गवाही कहां से आए। एक तो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली सच का कहत है, लोग आम जिंदगी में भी सच बोलने के लिए तैयार नहीं, वो भी अदालत में बात भी इसी तरह। अब यूनिफॉर्म कोड नहीं है पाकिस्तान में, अंदर पाकिस्तान में पाकिस्तान पिनल कोड है, फिर इसके अंदर हदूद लॉज और जना के लॉज और यहाँ पे किसास और दियत ऑर्डिनेंस वो इंसर्ट हो गया, फिर इधर एंटी टेररिस्ट एक्ट है, एंटी नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का लॉ है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और आप ये देखिए कि एक ही वक्त में बहुत सारे लॉज क्यों, किसी को आप इस ट्रैक में डालें, किसी को उस ट्रैक में डालें। तो इसी तरह ये जो मॉडल कोर्ट्स आप बनाते हैं कि कुछ केसेस को आप इस तरह से ट्रीट करेंगे। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं, ये भी डाटा लॉ एंड जस्टिस कमीशन का है कि इस वक्त पाकिस्तान में 403 स्पेशल कोर्ट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट की, जिसके अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही नहीं है। कुछ 950 के करीब पंजाब में और 900 के करीब सिंध में और इसी तरह दूसरे सूबों में प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही नहीं है। वो कोर्ट कौन सी है? कस्टम की कोर्ट है, इनकम टैक्स की कोर्ट है, बैंकिंग कोर्ट्स हैं, और वहां पे करोड़ों रुपए की रिकवरीज जो है रुकी बैठी हैं। जब ऑफिसर ही नहीं है तो वो लोग बेनिफिट कौन ले रहे हैं? पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान पहुंच रहा है, तो उसको तो हमने किया नहीं। हाँ, पंजाब के अंदर ये एक तजर्बा हुआ था स्पेशल कोर्ट्स का, आप पुश करके तो कर दें। मैं ये समझता हूं कि जस्टिस जो है डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन जस्टिस रश्ड इज, और जस्टिस रश्ड इज ऑल्सो जस्टिस डिनाइड दैट वे, कि आप उसको रश करके जस्टिस को किल करना भी नहीं है। क्वालिटी ऑफ जस्टिस चेंज होनी चाहिए। वो कैसे होगी? नंबर 1, हमने अपने इन्वेस्टिगेटर को कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, उसको चेंज करना, उसका माइंडसेट, और उसको जदीद खतूत के ऊपर उसे डीएनए पे ट्रेनिंग दें, कंप्यूटर डिजिटल और फोरेंसिक्स सिखाएं। दुनिया बदल चुकी है। आपने प्रोसिक्यूटर की ट्रेनिंग करनी है, आपने डिफेंडर की ट्रेनिंग करनी है, आप जजेस की ट्रेनिंग करनी है। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलमोस्ट 100% एक्विटल रेट है। क्यों? कि नीचे वाली अदालतों ने दुरुस्त फैसला नहीं किया। आप दुरुस्त उन जजेस को कैपेसिटेट करें और उनके बाद उनको एम्पावर करें कि वो डरे ना, वो फैसला करें। अब मर्डर केसेस में क्या होता है, मेरे पास ये डाटा है कि तकरीबन जिन लोगों को डेथ सेंटेंस होती है फुल डोज डिस्ट्रिक्ट जज साहब दे देते हैं। प्रेशर में भी हैं, वो डरते हुए, ऊपर वाले जजेस जो है उनकी पूछ प्रतीत भी करते हैं, वो कहते हैं जी बजाय इसके कि आई एम द डॉग, दे दो फुल डोज। उनमें से 80 से 85% लोगों को हाई कोर्ट के अंदर या क्विटल है या लेसर पनिशमेंट है। सुप्रीम कोर्ट जाके अनदर 6-7% को रिलीफ मिलता है। 2 या 3% लोग होंगे जिनको एक्चुअल डेथ सेंटेंस एक्सिक्यूट होती है। अब मुझे बताइए, क्रिमिनल साइड पे अगर एक बंदा 9 साल तक गलत अगर जेल में रहा, आप एक दिन भी वापस कर सकते हैं? मेरा यह सवाल है बड़े बड़े लोगों से कि जिसने एक दिन भी गलत काटा उसकी तो कोई कंपनसेशन नहीं है। फिर यह है कि अगर नीचे वाले दोनों टीयर्स फैसला कर दें, और ये खोसा साहब ने पीछे फरमाया था और मैं इसके हक में हूं कि अगर नीचे ही सही फैसला हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट तो खाली हो जाएगी। हमने उस लेवल पे सही काम नहीं कर रहे, और उसमें यह बात भी शामिल है कि हमारे जो जजेस की अपॉइंटमेंट है उसका तरीकाकार बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बार बार ये बात कह रही है कि बतदरीज अच्छे जजेस आए होंगे, बहुत कम है। आपकी जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है उसकी क्वालिटी भी बेहतर की दीजिए ताकि हाई कोर्ट तक की मामला जो है वो रिजॉल्व हो जाए और सुप्रीम कोर्ट तक ना जाना पड़े। फिर ये कर रहे हैं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कारकर्दगी बड़ा सवालिया निशान है। क्या किया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने अपना एहतसाब करने के मामले में? ये भी लोग सवाल जो है वो पूछने बड़े हक में जाने में। तो इन आइसोलेशन कोई चीजें नहीं होंगी, आप चेंज करें। दुनिया में इनक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस आदि दुनिया में चल रहा है, वो भी बहुत अच्छा है। जज साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं है, वो वॉच करता है। उसी स्टेज के ऊपर मजिस्ट्रेट जाके इन्वेस्टिगेशन को देखता है, वो उसको वॉच करता है, और जब तक केस उसके पास आता है उसे बहुत सारी मालूमात हो चुकी हैं। और ये है कि जज को अब एक्टिविस्ट का रोल प्ले करना पड़ेगा। ये नहीं है कि 2 पार्टीज हैं, 2 वकील कर लेते हैं, वो भी जो बड़ा मुजरिम है वो बड़ा वकील कर लेता है और वो बीट करता है, और आप ये कहें जी एविडेंस के स्टैंडर्ड पे पूरी चीजें नहीं उतर रही तो यू आर नॉट गिल्टी अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी। बजाय इसके दुनिया को चेंज करना पड़ेगा। अब हमें जरा बाहर निकल के खुद भी मालूमात लेनी है कि आप खामोशी से बैठे रहें और सारी खराबी होने दें और वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट आने दें। मेरा एक सवाल ये भी है कि अब इस वक्त आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर कंप्लेनेंट का वकील होना बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि आप देखें कि आखिर कोई मरता भी तो है। अगर तीनों लोग बेगुनाह थे और वो तीनों बरी हो गए हैं तो किसी ने उसको मारा, कोई आसमान से आके तो नहीं मार गया। जहां पे एक डेटरेंट है, पनिशमेंट भी जरूर होनी चाहिए। 100% एक्विटल किसी सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है। जो जराइम पेशा लोग हैं उनको सजा भी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। अकाउंटेबिलिटी की साइड पे देख लें, ये पनामा लीक्स है।
یہ ساری قوم یہ سوال پوچھتی ہے کہ آپ نے کتنی دفعہ ٹرائل کرنا ہے. سپریم کورٹ کے اندر پہلی سٹیج پہ 5 ججز نے کیس سنا, 2 نے ان کو گلٹی کہا. اینڈ آف دی روڈ 62-63 آرٹیکل ہے, صادق اور امین ہونا پری ریکوزٹ ہے کسی بھی معاشرے میں, اور اسلامی معاشرے میں تو بہت اونچی بات ہے. باقی 3 نے کہا کہ جی آپ جے آئی ٹی بنا لیں, وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی. اب پھر ایک راؤنڈ آف لیٹیگیشن چل رہا ہے. اینڈ آف دی ڈے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ لوگوں کو جیل میں ڈالنے کا پاکستانی قوم کو فائدہ کیا ہے؟ آپ نے کوئی ریکوری نہیں کی اور وقت کے ساتھ وہ لوگ مظلوم ہو جاتے ہیں. اور یہ ہمارے پورے جوڈیشل سسٹم پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق ان کو دے نہیں سکے, اور ان چیزوں کو بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. سجاد صاحب, لوگوں کو ہم حقوق ان کے دے نہیں سکے. لیکن سجاد صاحب, جیسے کہ ابھی بات یہی ہو رہی تھی, میں آپ سے بھی یہی پوچھوں گی, یہ جو ماڈل کورٹس کا قیام کا کہا گیا ہے, سی جے پی نے کہا ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور دوسرا یہ انویسٹیگیٹر اور پروسیکیوٹر کے ساتھ ساتھ ججز کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے. انڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ کیس شاذ و نادر ہی پہنچتا ہے, کیونکہ نیچے ہی انہیں پتا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ٹرائل سے ہائی کورٹ تک پہنچ گیا نا, میکسیمم ہائی کورٹ, اس سے اوپر وہ کیس جاتا ہی نہیں ہے, کیونکہ نیچے اتنا اچھا ان کا جو ہے وہ یہ لا ہے, اور اس کی جو ہے وہ طریقہ کار ہے, ان کے جو وکلا ہیں یا ایویڈنسز ہیں, انویسٹیگیشنز ہیں, یہ سارا پروسیجر اتنا سخت ہے کہ اس کے اندر کوئی اتنا لکونہ رہ ہی نہیں جاتا کہ وہ ہائی کورٹ تک جائے. اور اگر ہائی کورٹ چلا ہی جائے کیس, تو اس کا وہ کہتے ہیں کہ 0.001% چانسز ہیں کہ وہ سپریم کورٹ تک جائے. یہ بات مجھے میرے جو انڈین وکلا جو میرے کولیگز ہیں انہوں نے یہ بتائی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے جس طرح پاکستان میں جگہ جگہ سپریم کورٹ کی رجسٹریز ہیں اور وہاں پہ کیسز پینڈنگ ہیں, اس طرح نہیں ہے. لیکن ہماری آبادی کے لحاظ سے جو ابھی ظفر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ججز کی بھی جو کمی ہے, اور کچھ ایسے ٹریبونلز ہیں جس میں ججز نہیں ہیں, جیسے کہ میں لاہور کی بات کرتی ہوں کیونکہ میں خود بھی بینکنگ پریکٹس کرتی ہوں, تو بینکنگ کورٹ میں اس وقت صرف ایک جج ہے, باقی ساری سیٹس ویکنٹ ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھئی ان کی ویکینسیز کیوں خالی ہیں. آپ وہاں پہ ججز لگائیں تاکہ جتنے بھی کیسز پینڈنگ ہیں فٹافٹ جو ہے ان کی ڈسپوزل ہو. اب یہ ماڈل کورٹس جو بن رہی ہیں, اور اس کا پہلا موٹیو یہی ہے کہ جو پینڈنگ لیٹیگیشن ہے اس کو ڈسپوز آف کیا جائے, تاکہ جو جتنا لوڈ ہے اس کو جو ہے شیڈ کیا جائے. لیکن کیا یہ زیادتی نہ ہوگی کہ آپ بیک لاگ کو کلیئر کرنے کے سلسلے میں کہیں انجسٹس تو نہیں ہو رہا سر؟ ساجد صاحب, سجاد صاحب, آئی ایم سوری. تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ می. سب سے پہلے تو جب بھی کوئی کام کرنا ہو, مسائل ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر پریویل کرتے ہیں, صرف ہماری سوسائٹی میں نہیں, ہر ایک سوسائٹی کے اندر یہ انجسٹس سسٹم موجود ہے, ڈسکریمنیشن ہوتی ہے, وہاں پہ بھی انکیپیسٹی کی پرابلم موجود ہیں. اسی طرح لیکن جب یہ کل میٹنگ ہیلڈ ہوئی ہے NJPMC, جو سپریم کورٹ نے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے, پالیسی میکنگ کمیٹی جو ہے, اس کے لیکن ایک یہ سٹیپ جو لیا ہے چیف جسٹس صاحب نے, بڑا ایک خوش آئند ہے کہ آخر کوئی نہ کوئی سٹیپ لیں گے تو ہم ایک ٹریک پہ چلیں گے نا. اگر ہم اس ٹریک پہ سٹیپ ان ہی نہیں ہوں گے تو پھر ہم اپنی منزل کو کیسے پہنچیں گے. ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے, بڑی اچھی اس کے اندر جو آبزرویشن دی گئی ہیں, جو ایک میکینزم کام کا بنایا گیا ہے جوڈیشل سسٹم پہ, ایک میکینزم کرمنل سائڈ پہ جو ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف کرمنل لیٹیگیشن جو ہے, وہ ایک بڑا خوش آئند ہے, اور ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, نہ کہ کریٹیسائز اس حد تک ہم کریں گے جی بالکل نہیں. تو اس حوالے سے جو ایک ماڈل کورس کا کانسیپٹ دیا ہے انہوں نے کہ جی ود ان ڈیز جو ہے کوئی بھی آپ کے پاس کیس آتا ہے اس کو آپ ود ان ڈیز جو ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائے, کیونکہ یہاں پہ جو سسٹم ہے کیس نہیں ایز پر لا کرے نا, جو ٹائم پیریڈ لا نے دیا ہے اس ٹائم پیریڈ کے اندر جتنا جلدی ہو سکے. ڈیفینیٹلی انہوں نے اس کا بھی ایک میکینزم دیا ہے کہ اس کو انہوں نے پریکیور کیا ہے کہ اس پورے اس جو ہم ٹائم کیپیسٹی جو اس کے اندر ٹائم لیمٹ ہم لگا رہے ہیں کہ اس کو ہم کیسے اس کو سیکیور کیسے کریں گے کہ جسٹس ہو اس کے اندر, نہ کہ ہیسل کے اندر وہ چیز جو ہے سسٹم جسٹس کہیں رہ جائے اور ہم جلدی کے اس میں دوڑ میں جو ہے فیصلے تک پہنچ جائیں لیکن انصاف کو ہم پیچھے چھوڑ دیں. اس چیز کو بھی پروکیور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے اندر. تو اس میں یہ جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ایڈجرنمنٹس, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ کی بھی روٹین ہے, ماشاء اللہ پریکٹسنگ لائر ہیں آپ, کہ ٹو دی پارٹ آف
لائرز جو ہے موسٹلی جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ جی ہم خود کیسز کو کئی جگہوں پہ ڈیلے اس لیے ہوتا ہے کہ جی ایڈجرمنٹس ہم جا کے سیکھ کرتے ہیں، ہماری اور کیسز کی پرائرٹیز ہوتی ہے اور انگیجمنٹس ہوتی ہیں، یا پھر ان سم ہو کسی اور وجہ سے جو ہے کہ اگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ڈیسیژن یہ چیز جو ہے میرے خلاف جانی ہے تو کیوں نہ میں اس کو ایڈجرن کروا لوں، ٹو پرولونگ کر لوں. اس پہ یہ ہے کہ میرے اوپر کلائنٹ کا جو پریشر ہے وہ کم سے کم رہے گا، کیونکہ میں نے اس کو ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ میں نے اس کے خلاف ڈیسیژن تو نہیں ہونے دیا، اس کو میں پرولونگ کرتا چلا جا رہا ہوں. لیکن اس سسٹم کے اندر چیف جسٹس صاحب نے اور اس کمیٹی نے جو پریکوائرمنٹ کی ہے کہ آپ نے جو وٹنسز ہیں اس کے ماڈل کورس میں جو بھی ٹرائل جائے گا، اس میں مرڈر ٹرائل ہے یا نارکوٹکس کے جو ٹرائلز ہیں وہ جائیں گے، اس کی اسپیڈی جسٹس کے لیے آپ نے جو وٹنسز کال کرنے ہیں ان کو کیسے آپ نے ان کے اٹینڈنس کو کیسے پریکیور کرنا ہے، اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے جو آپ نے جیسے بتایا ایس پی انویسٹیگیشن جو ہے کنسرنڈ جو ہے وہ فوکل پرسن ہوگا اور وہ لائزون رکھے گا، اور جو انچارج انویسٹیگیشن ہے کسی بھی پولیس اسٹیشن کا جہاں پہ کہ اس بندے کی ریزیڈنس ہوگی جس نے کہ کورٹ میں آ کے گواہی دینی ہے، وہ اس کی پریزنس کو پریکیور کرے گا اور اس کو انٹیمیٹ کرے گا ایس پی انویسٹیگیشن کو جو فوکل پرسن ہوں گے وہاں پہ. اور اس طریقے سے جو ہے ایٹ لیسٹ جو ہے چیزوں کو کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آئے گی اور یہ چیزیں اب یہیں پہ نہیں ٹھہر جانی ہے، آگے بھی چلنا ہے، انہوں نے آگے بھی چلنا ہے، مزید ان کی میٹنگز بھی ہونی ہے، اس میں جو کمی کوتاہی ہیں اور آگے کا جو ایک میکنزم ہوگا وہ بھی ڈیولپ کرنا ہے. آہستہ آہستہ چیزوں کو ہم بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ واقعی کوئی نہ کوئی چینجز ابھی آنا شروع ہو گئی ہیں سسٹم کے اندر. سجاد صاحب یہ صرف کرمنل کیسز ہی تو نہیں ہے نا پینڈنگ، ہمارے کارپوریٹ کے بھی ہیں، کانسٹیٹیوشنل بھی ہیں، فیملی بھی ہیں، اور دیگر ٹیکسز میٹرز ہیں. مطلب ٹیکسز میٹرز تو اتنے میں کہتی ہوں بیک بون سے ریلیٹڈ ہے ہماری اکانومی کے، جس کو جو ہے اس طرح ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ نہ صرف اکانومی اس کے ساتھ گرو کرے بلکہ وہ جو لوپ ہولز ہیں بیچ میں وہ بھی کور ہوتے جائیں، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ٹیکس سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ ٹیکس ایویژن اتنی اچھی وہ کر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی انکم کو ہی کنسیل کیا ہوتا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے تو کہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے بہت اچھا اقدام کیا گیا ہے اور اس میں یہ تو آلریڈی بھی تو ہمارے پاس کورٹس اویلیبل ہیں، آپ انہی کو کیوں نہیں جو ہے زیادہ امپاور کرتے، آپ انہی کو کیوں نہیں اس طرح سے اتھارٹیز دیتے اور انہی کو کیوں نہیں یوز کر رہے ہوتے؟ میڈم اس میں یہ ہوتا ہے کہ سسٹم جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگتی ہیں، اگر اتنی ساری اگر گند پھیلا ہوا ہے آپ کے پورے ملک کے اندر تو اس کو صفائی کرنی ہے آپ نے، تو کسی جگہ سے آپ شروع کریں گے، نہ کہ آپ یہ کریں گے کہ پورے ایک ہی دفعہ میں آپ جوڈیشری کو کہہ رہے ہیں. نہیں میں ایک فار دی ایگزامپل جو ہے میں بات کر رہا ہوں کہ ایسے ہی ہمارا جو سسٹم ہے نا کرمنل جسٹس کا جو سسٹم وہ بھی ایسے ہی ہے، ہر جگہ پہ خرابیاں موجود ہیں، ہر جگہ پہ یہی سسٹم چل رہا ہے. تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ماڈل کورس کا ڈیزائن ڈیولپ کیا گیا ہے تاکہ اس کو پھر آہستہ آہستہ ظاہری بات ہے اس نے پھیلنا ہے اور پورے سسٹم میں پوری کورس نے اس سسٹم کے اندر آنا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ماڈل کورس ہے تو صرف ماڈل کورس ہی اینڈ تک رہیں گی، سول پوری سسٹم نے اس کے اندر آنا ہے ایٹ دی اینڈ ایونچولی. ٹھیک ہے. اور جیسے آپ نے سول لیٹیگیشن کی بات کی تو وہ تو آپ کو پتہ ہے دیوانی کیس میں کہتے ہیں کہ لوگ دیوانی کے بندے کو ہی دیوانہ کر دیتا ہے. ہاں جی بالکل، دادا جاتا ہے اور میرا خیال ہے پوتے کو جا کے جو ہے وہ اس کا مل رہا ہوتا ہے. میں ظفر صاحب سے پوچھوں گی کہ ظفر صاحب آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک سیمینار ہوا تھا جس میں میں اور آپ بھی ملے تھے وہاں پہ اسلام آباد میں. تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جتنے بھی 22 سے 22 بھی کے جتنے بھی یہ پرچے ہو جاتے ہیں کورٹس کے اندر، کورٹ میں جا رہے ہوتے ہیں لوگ کہ جی ہماری سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور ہمارے خلاف ایف آئی آر نہیں ہو رہی ہے، پولیس ہماری سن نہیں رہی ہے، تھانے کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے، تو اب جو ہے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ پولیس ہینڈل کرے گی. جی یہ پولیس کی جو ریفارمز کے اوپر کوئی ایفرٹ ہو رہی ہے پچھلے 1 سال سے تقریباً. اچھا. ثاقب نثار صاحب کے انڈر یہ ایک کمیٹی بنی تھی، اس کی کچھ سجیشنز ہیں. ایک سجیشن یہ بھی دی گئی جس میں سارے سٹیک ہولڈرز ہیں کہ یہ 22 سے 22 بی جو ہے یہ کورٹ میں آنے سے پہلے، جو کہ سسٹم کافی زیادہ چوک ہو گیا اس کی وجہ سے. اچھا. اور بلکہ ساتھ ساتھ کچھ ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی ایسی کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی کمپلینٹ آئے ایف آئی آر ضروری لانچ کرنی ہے، یعنی وہ پری انویسٹیگیشن کا کانسیپٹ ہی ہم نے ختم کر دیا اور وہ پوری آب و تاب سے وہ ججمنٹس وہاں پہ ہیں، ان کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ضروری پرچہ کرنا ہے. تو یہ ایک بری بات تھی. اب انہوں نے یہ کیا ہوگی سر، ایک آخر بندہ وہاں پہ کمپلینٹ لے کے ہی گیا نا، تو کیوں نہیں ایف آئی آر؟ میں عرض کرتا ہوں تھوڑی سی اس کی اگر
प्री इन्वेस्टिगेशन की जाए, ये कोई बुरा आइडिया नहीं है। उस सजेशन की बेसिस पे मैं समझता हूँ ये इनका एक अच्छा फैसला है, ऐसी कमीशन ने किया कि अब 22 से 22 स्टेट में नहीं आएगी, बल्कि पुलिस की एक उन्होंने कमेटी बना दी है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर के, पहले उनके पास जाएंगे और वो उसको देखेगी, और जब आप उसको अप्रोच कर चुके हैं फिर 22 से 22 भी। और मुझे अभी लेटेस्ट ये बात पता है कि पिछले 2 दिनों में ये बात आई है कि पाकिस्तान के अंदर से लाखों मुकदमे 22 से 22 बी के जो ना सिस्टम में से निकल गए हैं अब, क्योंकि उन्होंने इसकी बुनियाद पर ये इनकलाबी सा फैसला किया उन्होंने। लेकिन साथ ही साथ है कि ये बिल्कुल भैया जुम्बिश कलम सच्चे लोगों को भी इस तरह रद्द कर दें, क्योंकि पुलिस जो है अनफॉर्चुनेटली लोगों का उन पर ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज भी पुलिस वाले जब लोगों को मार पीट के बहुत सारी कन्फेशंस कराते हैं, इसलिए 161 का बयान जो है एडमिसिबल इन एविडेंस पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर एक मिरेंडा वार्निंग दी जाती है। वो उससे पूछते हैं you have a right to remain silent, you have a right to attorney, and you can whatever you letter that can be used as an evidence against you in a court of law। ये यहाँ इसलिए नहीं है कि 164 का बयान है एडमिसिबल, 161 का नहीं है, क्योंकि पुलिस कन्फेशन कराती है। अभी बांग्लादेश कभी हमारा वो हिस्सा था, वहां पे ये कि ग्लास का हाउस है जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है, और उसके जो लवाकिन है, अजीजों कारब है, वो बाहर से देख रहे होते हैं, मार पीट नहीं सकते। ये एक ओपन सीक्रेट है कि यहाँ पे फिजिकल रिमांड के अंदर मार नहीं सकते, लेकिन पुलिस वाले इतनी बुरी तरह से मारते हैं और लोगों को रोलर चला के। तो अगर आप पुलिस के हाथ में बहुत ज्यादा अख्तियारात दे दें, मेरा ख्याल है कि इस पुलिस को, जिसको आपने रिफॉर्म बिल्कुल नहीं किया, ये भी एक बहुत बड़ा ज्यादती हो जाएगी सिस्टम के साथ। और आप इसके अंदर से फिर वो कहते हैं जी वकील का रोल दिन ब दिन कम हो रहा है, इस पर मुझे सख्त एतराज है, क्योंकि ये सारा कुछ वो इस तरह से कर रहे हैं कि वकील की नहीं सुननी। और आप देखें कि आज भी बार की बिल्कुल नहीं सुनी जा रही। देखिए, हमें सिस्टम का बहुत अहम एक हिस्सा है, और बार एसोसिएशन को भी इस रिफॉर्म में लेके आना चाहिए। हम भी बात करेंगे क्योंकि हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं। ये सारी चीज इन आइसोलेशन हो रही है, इस पे मुझे एतराज है। दूसरा, ये देखें, ये जो इनकी एकेडमीज हैं जहां पे जजेस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या ट्रेनिंग हो रही है। इवन इंडिया वगैरह में सुपीरियर जुडिशरी के जजेस भी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। आपके नॉलेज को अपडेट करने की जरूरत है। यहाँ पे वंस ए जज इज ऑलवेज अ जज, और जज का क्राइटेरिया सुपीरियर कोर्ट का तो आपके सामने ही है। एक आध ताल्लुक काउंट करता है, उनमें से कोई अच्छा निकल आता है, कोई बुरा निकल आता है। पार्लियामेंट्री कमेटी का रोल जो है बिल्कुल खत्म हो गया। अब उसके मुंह से निकली हुई बात भी इंसाफ है, और कहा भी इंसाफ है। तो जरा इस तरफ भी इनको देखने की जरूरत है। बिल्कुल लूप एंडेड नहीं, मुआशरे में आइलैंड कहीं नहीं होते, खराबी है सब जगह आई है। और जब वो खराबी है तो वो ब्यूरोक्रेसी में भी है, पुलिस में भी है, FIA के अंदर भी है, वो जजेस में भी है, हुक्ला में भी है। सारा मिलके ओवरऑल सिस्टम आपने रिफॉर्म करना है। अगर आफ्टर ऑल ये जो मिलिट्री कोर्ट्स बनी, अगर ये सिस्टम इतना ही अच्छा था और हमारे जजेस अगर डिलीवर कर रहे होते तो मिलिट्री कोर्ट्स क्यों बनी? इसका मतलब है कि जजेस अंदर थ्रेट है, या उनकी कैपेसिटी नहीं है, या उनको डराया इतना जाता है कि वो फैसला करने का हौसला नहीं रखते। तो ये जो सिस्टम है, ये हमारे सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान है। फिर मिलिट्री कोर्ट बननी नहीं चाहिए थी। तो सिस्टम इतना भी जो है वो बिल्कुल आइडियल किस्म का नहीं है। आपको ओवरऑल ये सिस्टम रिफॉर्म करता हूं। मेरे ख्याल से मौजूदा सिस्टम में बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी तो अदालत की दीवारें भी पैसे मांगती हैं, ये जजेस बेनिफिशियरी हैं, वकला बेनिफिशियरी हैं। हमें बहुत बड़े इनकलाब की जरूरत है। मेरा नहीं ख्याल कि ये सिस्टम मौजूदा फॉर्म में इस तरह चल सकता है। वो इनकलाबी इकदाम करने चलेंगे, ये थोड़ी थोड़ी आप पैचेस कहीं पर लगाएं, तो ये मेरा ख्याल है वो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, ओवरऑल तो नहीं है। देखिए, हमारे जजेस का माइंड सेट ये है कि एक आदमी जो अच्छा काम करेगा, बिल्कुल ऐसे अगर नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाई है तो बेनजीर जरूर रोकेगी, और अगर बेनजीर ने 3G 4G पे काम किया तो नवाज शरीफ रोकेंगे, और परवेज लाई का अच्छा काम शहबाज शरीफ जरूर रोकेंगे। हमारा एक चीफ जस्टिस जो कि पावरफुल होता है सिस्टम में, वो एक काम करता है, दूसरा आके उसको टोटली जीरो करता है और आगे नहीं चलाता। कंसिस्टेंसी नहीं है। या पंजाब में अगर मॉडल कोर्ट्स की बात हो रही, तो मंसूर अली शाह साहब के साथ मैंने एडवाइजर एंड कंसल्टेंट काम किया है। तो हमने यहाँ पे जो ADR की कोर्ट्स बनाई, पूरा सिस्टम 189 जजेस ट्रेंड की, 85% हमारा रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, 40 साल पुराना मुकदमा आधे घंटे में हो रहा था। वो आने वाले चीफ जस्टिस ने उसे डेड कर दिया। और आप देखें कि पूरी दुनिया में ADR है, वो रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स की कोई बात नहीं करता। CPC नहीं लिखती है और उसको इंप्लीमेंट ये नहीं कर रहे हैं। उस CPC में केस मैनेजमेंट है बहुत स्ट्रांग, जज केस मैनेजर है, उसके चीज कंट्रोल में है। तो हमें जज के पास ये चीज लानी पड़ेगी कि वो एज ए टास्क लोगों से काम करवाए। हम उसकी तरफ तो तवज्जो कर नहीं रहे। तो इस तरह के इंडिविजुअल चेंजेस से मैं इनकलाब के खिलाफ नहीं हूं, चेंजेस के खिलाफ भी नहीं हूं, लेकिन बात यह इन आइसोलेशन नहीं और ग्राउंड रूट रियलिटीज का पता होना पड़ेगा, और हमें से सीरियसली डिबेट करना चाहिए सारे स्टेक होल्डर्स को बिठा के, फिर बात बनेगी। वरना आप ये कहें जी ये मॉडल कोर्ट्स में हमने एंटी टेररिस्ट कोर्ट नहीं बनाई, वो सारे महीने के अंदर एक केस डिसाइड करते हैं। मेरे जो सेशन जजेस हैं उस तरह के मर्डर केसेस वो 10 ट्राई करते हैं, उसको बड़ा बताया जाता है। यही बात मैं सज्जाद साहब से पूछूंगी, लेकिन आफ्टर द ब्रेक।